स्टूडेंट्स, बीएससी के सभी टॉपिक्स के लिए मेरे फिजिक्स के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बीएससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्प्रेड करें ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल पाए और फिजिक्स उनके लिए भी सिंपल बन पाए। और इसी के साथ मैं आज नया वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ और अब जो मैं लेसन वाइज आपको कंप्लीट मेथड दूंगा। तो सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करें वो है प्रत्यास्थता। अब सबसे पहले हम प्रत्यास्थता की बात करें तो पदार्थ है, मैटर जो है, देयर इज टू टाइप ऑफ मैटर्स। सबसे पहले हम जो जाने, एक तो मैटर होता है जो बढ़ाने पे घटाने पे अपना आकार परिवर्तित कर लेता है एंड आफ्टर सम टाइम जब उसके ऊपर लगाया हुआ बल हम हटा देते हैं तो वापस वो अपने मूल अवस्था में आ जाता है। और दूसरे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जब हम उनको बल लगाते हैं, उनका आकार परिवर्तित करते हैं तो कुछ समय बाद अपने मूल अवस्था में नहीं आ पाते। तो जो मूल अवस्था में आ पाते हैं वो तो होते हैं इलास्टिक, और जो मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाते हैं वो होते हैं प्लास्टिक। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। अब इनमें से ये भी अपन कैसे डिफाइन करें कि कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं कि हम लोग जिससे उन पर बल लगाते हैं तो वो उनके आकार परिवर्तन कुछ समय बाद होता है, या जब बल हटाते हैं तो उनके आकार में जो वापस अपने मूल अवस्था में आने का जो गुण है वो कुछ समय पश्चात वो अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर पाते हैं। तो इन सब की जो स्टडी है वो आज हम इस टॉपिक पर, इस लेसन में करने वाले हैं। तो प्रत्यास्थता क्या होती है, सबसे पहले हम प्रत्यास्थता के बारे में पता करेंगे। बिल्कुल वही बात बताने जा रहा हूं कि जब किसी पदार्थ पर हम लोग बल लगाते हैं तो वो एक तरह से उस बल का विरोध करता है, वो अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, जो न्यूटन का जो नॉर्मल नियम है, जड़त्व का नियम, उसी के आधार पर। तो वो तो मैकेनिक्स के लिए, यहाँ पे जो है ये इलास्टिक है हम पढ़ रहे हैं, तो इस मैटर के लिए जब अपन किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है और वापस अपनी मूल अवस्था में आने की कोशिश करती है। पदार्थ का यही गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। तो इसको मैं परिभाषा के रूप में लिखूं तो मैं इस प्रकार लिखूंगा कि किसी पदार्थ पर यदि बाह्य बल लगाया जाए तो वह अपने मूल आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। आप लोग भी करते होंगे कि आप लोग पबजी खेल रहे हैं। आजकल पबजी है बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑनलाइन में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गेम है। आप लोग पबजी खेल रहे हैं और कोई आपसे आगे कहता है कि नहीं ये काम नहीं, ये करो, तो आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, उस परिवर्तन का विरोध करते हैं। आप नहीं चाहते कि इस टाइम उसे छोड़ करके मैं कहीं और जाऊं, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपके वहां कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसी चीज आपके सामने आ जाती है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप ऑब्वियसली क्या चाहेंगे, आप वहां से दूर हटना चाहेंगे, वापस अपनी जो एंजॉय वाली अवस्था है उसे प्राप्त करना चाहेंगे। तो वो ही जो है एक तरह से वो गुण आप में भी है, हर पदार्थ में, संसार के हर पदार्थ में गुण है, वो कहलाता है प्रत्यास्थता। ओके, तो किसी पदार्थ पर यदि बाह्य बल लगाया जाए तो वह अपने मूल आकार में जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करता है और पदार्थ का यह गुण, पदार्थ का यह गुण प्रत्यास्थता
प्रतिबल को हटा देने पर वापस मूल अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आपके प्रत्यास्थ पदार्थ चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 2, अप्रत्यास्थ पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो अवस्था या आकार में परिवर्तन करने पर, अब देखिए परिवर्तन कैसे होगा। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ पदार्थ में केवल बल है, तो इसे मैं यहां लिख रहा हूं कि बल लगाने पर, उसका उसे हम जिसे हीट देकर के भी कई बार गर्म कर देते हैं, तो उसमें भी कुछ से परिवर्तन रहता है। तो वो परिवर्तन यहाँ से इलास्टिक या प्लास्टिक में अपन दिखाई नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, बल के द्वारा जो परिवर्तन हो रहा है उसे डिफाइन करना है। तो ऐसे पदार्थ जो अवस्था या आकार में परिवर्तन करने पर, जो भी किस कंडीशन में, ओनली बल लगाने के कारण, ओनली बल लगाने के कारण करने पर उसी अवस्था को स्थायी अवस्था बना लेते हैं। इलास्टिक कहलाते हैं। अप्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। नाउ अब हमारे पास थोड़ा ऑब्जेक्शन बढ़ेगा तो हम कैसे डिफाइन करें, या ऐसे कोई एग्जांपल है जो हम इलास्टिक और प्लास्टिक में डिफाइन कर सकें। तो देखिए, अपने रबड़ आता है, ये हमारा कौन सा टाइप का पदार्थ होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए प्रत्यास्थ, क्योंकि रबर को जब हम खींचते हैं तो वो बढ़ जाता है और उसके बाद वापस छोड़ने पर वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ये प्रत्यास्थ पदार्थ है। ओके, परंतु गीली मिट्टी का कोई ढीला है, तो ये एक बार यदि हम परिवर्तन करते हैं इसके आकार में, जो भी आकार दिया जाए, तो जब तक दूसरा बल नहीं लगेगा गीली मिट्टी में, तो दूसरा बल नहीं लगेगा तब तक उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तो हमारे लिए हो गया प्रत्यास्थ पदार्थ, और ये हमारे लिए हो गया अप्रत्यास्थ पदार्थ। ठीक है, अब मेन बात कि ये वापस अपनी मूल अवस्था में आते कैसे हैं, इस बात को हम जाने, क्योंकि बाहर से तो बल लगा दिया हम लोगों ने, उसका आकार में परिवर्तन कर दिया, उसकी शेप में परिवर्तन कर दिया, बट अपन कभी परिभाषा जो पढ़ रहे थे प्रत्यास्थ पदार्थों की, वो वापस मूल अवस्था में आ जाते हैं, तो उसका कारण क्या है ये भी तो हमें जानना पड़ेगा। तो ये जानने के लिए हम देखते हैं कि हाँ क्या कह रहे थे, मैं कह रहा था कि इसमें एक बल काम करता है। वो बल कैसे काम करता है, देखिए पदार्थ है तो उसके अंदर पदार्थ के अंदर परमाणु होते हैं, परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो जब हम उसका आकार परिवर्तन करते हैं तो वापस अपने को साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करता है, और ये ही बल उसका प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रतिबल क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं कि
बल लगाकर किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जाए तो पदार्थ द्वारा वापस साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए लगाया गया बल, ये हमारा क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। अब देखिए हम ये कैसे पता करेंगे? ये इलास्टिक जो है, जितने भी इलास्टिक पदार्थ हैं, ये सारे इलास्टिक पदार्थ समदेशिक होते हैं। ये तो केमिस्ट्री का मैटर है, हमारा मैटर यहाँ नहीं है। तो समदेशिक होते हैं, इस अर्थात इनकी जो परमाणु संरचना है वो सीक्वेंस में, ठोस अवस्था भौतिकी में अपन पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा हमें कि यूनिट सेल का रिवीजन होता है, जिससे वो एक निश्चित सीक्वेंस में अपनी संरचना बनाते हैं। ठीक है, अब यदि अगर ऐसा है तो सभी परमाणु उस पर बराबर बल लगाएंगे। ये तो नहीं है कि ये पूरी प्रश्न है यहाँ पर बल F1 लगेगा, यहाँ पर बल F2 लगेगा, या यहाँ ज्यादा लगेगा या यहाँ कम लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो इसलिए नहीं लगेगा कि जो पूरा पदार्थ है, इलास्टिक पदार्थ ज्यादा संदेशित होते हैं, तो जो पूरा पदार्थ है वो वापस उनको लगाने, उनको वापस अपनी मूल अवस्था में लाने की कोशिश करेगा, तो इस प्रतिबल के लिए अब एक यूनिट ले सकते हैं, प्रतिबल यानी पूरे पृष्ठ पर लगाया गया बल बटा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। पूरे पृष्ठ पर लगाया गया बल बटा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हमारे प्रतिबल का यूनिट। यानी आप जिसकी विमा देखें तो न्यूटन बल, और ये मीटर में होता है, न्यूटन पर मीटर। ये प्रतिबल का यूनिट है और F/A इसका प्रतिबल का मान है। अब ये प्रतिबल जो है वो पदार्थ में अंदर की तरफ लगेगा, उस बल के विरुद्ध लगेगा, इस बल के विरुद्ध लगेगा। यानी अब देखा जाए तो पूरा मूल अवस्था में कंप्लीट किया जाता है, ये जो प्रतिबल होगा ये इसके बराबर बाह्य आरोपित बल के बराबर होगा। कैसे होगा देख सकते हैं। यदि मान लेते हैं हम लोग कि जो A है पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिस पृष्ठ पर हम लोग बल लगा रहे हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है यूनिट A, तो प्रतिबल S इक्वल टू F अपॉन S इक्वल टू। इससे हमें नई परिभाषा मिलती है, वो हमें क्या मिलती है, इसको मैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इससे हमें न्यू डेफिनेशन मिलती है कि यदि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल के विपरीत दिशा में, देखो वापस वो अपने मूलावस्था में लाने की कोशिश करेगा कि विपरीत दिशा में वस्तु
द्वारा प्रेरित स्वतः बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। और ये किसके बराबर होता है? ये आरोपित बल के बराबर होता है। यह आरोपित बल के बराबर होता है। अब यदि अगर हम देखें किसी वस्तु को हमने थोड़ा खींचा और खींचने के बाद में उसको उसी स्थान पर फिक्स कर दिया, उसी स्थान पर फिक्स कर दिया, न घटने दिया न बढ़ने दिया, तो प्रतिबल की जो परिभाषा है वो हमें क्या कहती है कि प्रतिबल बराबर क्या होगा? ये नहीं है, बाहर वाला नहीं है, अभी अपने पास आंतरिक है। आंतरिक आरोपित बल बटा कितने क्षेत्रफल पर आरोपित हुआ है? वो क्षेत्र। पर ये जो आंतरिक आरोपित बल है ये तो बाहर से लगाया गया बल के बराबर है। संतुलन की अवस्था है, अभी जितना बाहर से लगाया जा रहा है उतना ही अंदर से लगाया जा रहा है, इसलिए वो संतुलन की स्थिति में। तो ये जो आंतरिक आरोपित बल है, आंतरिक आरोपित बल है, ये बाहर से लगाया गया बल की बराबर मात्रा में है। तो इससे मैं लिख सकता हूं बाह्य आरोपित बल बटा क्षेत्रफल। यह हमारे पास प्रतिबल का एक टर्मिनल है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रतिबल है ये कितने प्रकार का होता है। पदार्थ में हम कितने प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं? ये जो प्रतिबल है वो सबसे पहले हम देखा है वस्तु में किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। एक तो वस्तु में परिवर्तन होगा उसकी लंबाई में। लंबाई हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं? लंबाई में परिवर्तन। नंबर 2 पे हम देखते हैं कि एक तरफ की लंबाई परिवर्तन कर दिया, हम उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वो दूसरा तरीका हो गया हमारे पास आयतन परिवर्तन। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। 2 कंडीशन के अलावा एक और कंडीशन बनती है कि कोई वस्तु है, इसके हम एक कोर पर बल लगाएंगे और दूसरी कोर को फिक्स कर देंगे। चारों तरफ से लगाएंगे आयतन परिवर्तन, केवल इस दिशा में लगाएंगे, इधर की तरफ बढ़ाएंगे, इधर की तरफ लगाएंगे, तो केवल और केवल लंबाई में या चौड़ाई में परिवर्तन। बट इन थर्ड कंडीशन इसको फिक्स रख के और इसको बल लगाते हैं तो ये इस कंडीशन में क्लियर। तो इस टाइप का जो प्रतिबल है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्पर्शी। स्पर्शी प्रतिबल। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या होगा। देखिए जो लंबाई में परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन हो रहा है। ये मान लीजिए कोई तार है और इस तार की लंबाई में ये परिवर्तन हो रहा है, तो ये होता है हमारे पास अनुदैर्ध्य परिवर्तन या लॉन्गिट्यूशनल परिवर्तन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा? अनुदैर्ध्य
तार की लंबाई की दिशा में लगाया गया प्रतिबल। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं। ये मैंने ब्लॉक बनाया, यहां देखिए, ये मैंने ब्लॉक बनाया। इस ब्लॉक में आयतन परिवर्तन होगा। आयतन परिवर्तन कब? जब इस ब्लॉक की चारों दिशाओं पर अभिलंब प्रतिबल लगेगा। अभिलंब प्रतिबल लगेगा तभी तो, अभिलंब बल लगेगा तभी तो आयतन परिवर्तन होगा, और उसके परिणाम स्वरूप वापस प्रतिबल लगेगा, वो भी अभिलंब ही होगा, तभी तो वो उसको इक्वल करेगा। तो आयतन जो प्रतिबल, आयतन जो परिवर्तन होता है, इसके लिए जो प्रतिबल होता है वो होता है कौन सा? अभिलंब प्रतिबल। हाँ जी, तो इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसके अंदर हम लिखेंगे, इसकी जो परिभाषा हम देंगे कुछ इस प्रकार से देंगे कि किसी वस्तु के सभी पृष्ठों पर लगने वाला अभिलंब बल जो आयतन परिवर्तन का विरोध करता है, जो आयतन परिवर्तन का विरोध करता है। नंबर 1। अब बात करते हैं हम विकृति की। विकृति क्या होती है? हम विकृति देखते हैं, हम किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु के आकार में, लंबाई में या आयतन में या झुकाव में जो भी परिवर्तन होता है वो उसकी विकृति कहलाती है। यानी अब वो जो परिवर्तन होगा वो किसकी दिशा में होगा? वो अप्लाइड फोर्स की दिशा में होगा या जो अंदर की तरफ प्रतिबल लगा रहा है, वस्तु को वापस अपने मूल अवस्था में लाने के प्रतिबल लग रहा है उसकी तरफ होगा। तो जो विकृति होगी, आकार में परिवर्तन होगा, वो उसी तरफ होगा जिस तरफ हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरफ हम बल लगा रहे हैं उसी तरफ उसका परिवर्तन होगा। जैसे हमने इस तार पर मैंने बताया था, ये जो तार है इसके नीचे की तरफ बल लगाया तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। ओके, तो आगे हम देख सकते हैं कि आरोपित बल की दिशा में वस्तु के आकार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? वह कहलाता है। अब देखिए वापस हम देख सकते हैं कि विकृति वापस, क्योंकि कितने प्रकार के प्रतिबल है, जितने प्रकार के बल हैं, जितने प्रकार के प्रतिबल है उतने प्रकार की विकृति होगी। तो सीधी सीधी बात हम वापस देख सकते हैं कि विकृति हमारे पास कितने प्रकार की हुई। नंबर 1 अनुदैर्ध्य
लॉन्गिट्यूडिनल। नंबर दो अभिलंब विकृति। और नंबर तीन स्पर्श या अपरूपण विकृति। अब देखिए अभिलंब पे तीनों तरफ से लगेगा, तीनों तरफ से लगेगा तो अपन अभिलंब विकृति को एक और नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये आयतन में परिवर्तन करता है, तो इसे हम कह सकते हैं आयतन विकृति। अब देखिए जो विकृति है ये तो केवल विकृति हुई। अब इस विकृति का जो अनुपात है वो कैसे निकालेंगे, कैसे हम ये क्या ज्ञात करेंगे इसमें विचलन कितना आया। तो आकार में होने वाला परिवर्तन, और यहां मैं एक और चीज लिख सकता हूं, तथा जो पुराना वाला किसके सापेक्ष निकालेंगे अपन विकृति, हम लोग विकृति निकालने के लिए हमारे पास कोई यूनिट तो होनी चाहिए ना कि ये चेंज जो हुआ किसके वजह से हुआ या किसके सापेक्ष हुआ। तो पहले वाली स्थिति पूर्व स्थिति का अनुपात, जैसे अनुदिन विकृति है, लंबाई परिवर्तन हुआ डेल्टा एच, और पूर्व जो लंबाई थी कितनी थी, आयतन में विकृति है, आयतन विकृति में जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वो मान लो डेल्टा वी, और जो मूल आयतन था वो था वी। ऐसे हम लोग देख सकते हैं। अब हम इनके बारे में देखते हैं कि अनुदिन विकृति क्या होती है, अवधि विकृति क्या होती है, अवरोधन विकृति क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं अनुदिन विकृति। मैंने अभी भी बताया ये कोई वायर है, इसकी मूल लंबाई यहां तक है, और इसके बाद में एफ बल लगाने पर इसकी लंबाई ये डेल्टा है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बाह्य बल लगाने पर, क्योंकि बिना बाह्य बल लगाने तो चेंज हो ही नहीं रहा, बाह्य बल की उपस्थिति में पदार्थ के एकांक लंबाई में परिवर्तन, पदार्थ के एकांक लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई का अनुपात, मूल लंबाई का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनुदैर्ध्य। ये कहलाता है अनुदैर्ध्य विकृति। और इसे हम लिख सकते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन अपॉन मूल लंबाई। तो लंबाई परिवर्तन हमारे पास कितना आया, डेल्टा है, और मूल लंबाई हमारे पास कितनी थी, एच। नंबर बी देखते हैं अपन, तो बी में देखेंगे अपन आयतन विकृति। आयतन विकृति में क्या होता है, वही सेम परिभाषा रहेगी जहां तक है, बाह्य बल की
स्थिति में पदार्थ के वही एकांक आयतन तथा एकांक आयतन में परिवर्तन तथा मूल आयतन का अनुपात। ये क्या कहलाता है हमारे पास? कहलाता है आयतन विकृति। इसको हम यदि लिखना चाहें तो आयतन विकृति इक्वल टू आयतन में परिवर्तन डिवाइडेड बाय मूल आयतन। आयतन में परिवर्तन हमारे पास ये ब्लॉक है, मैं लेता हूं। हम इसे केवल चारों ऊपर वाली सरफेस को देखकर भी इसमें विचार करेंगे। इधर से बल लगा, इधर से बल लगा, इधर से बल लगा और इधर से बल लगा। चारों तरफ से जो इसकी लंबाई है या आयतन है वो कितना कम हो गया। तो ये इसके एकांक आयतन परिवर्तन हुआ। एकांक आयतन परिवर्तन जो कितना है वो है डेल्टा V अपॉन मूल आयतन कितना था होगा। यहां से मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। यदि अगर लंबाई बढ़ती है तो लंबाई बढ़ी यानी उसका तनन हुआ तो यहां जो विकृति है वो तनन विकृति होगी। और यदि लंबाई घटती है यानी उसका संपीड़न हुआ तो वापस पहले कोशिश करेगी तो वो संपीड़न विकृति होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे इसके बारे में एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में यदि लंबाई में परिवर्तन धनात्मक हो तो ये कौन सी विकृति होगी? परिवर्तन धनात्मक होगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब कनन होगा, तो कनन विकृति। और यदि अगर ऋणात्मक हो तो संपीड़न विकृति। वेरी गुड। संपीड़न विकृति कहलाती। एक तीसरे प्रकार की और है जिसे हम कहते हैं अपरूपण विकृति। उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा जो बिंदु है इसमें तीसरी प्रकार की विकृति है वो है अपरूपण विकृति। लेट ये कोई हमारे पास ट्यूब है जिसकी लंबाई हमारे पास है और चौड़ाई में हमारे पास एल है। अब ये नीचे वाली पृष्ठ है जिसे मैं केवल ए बी से डिनोट कर रहा हूं और इसे हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। तो ए बी पृष्ठ को हमने स्थिर रखा और इस पर हल्का सा बल F आरोपित कर दिया। नीचे की पृष्ठ जो स्थिर रहेगी और ऊपर की पृष्ठ झुक जाएगी। इसे हम डेल्टा थीटा कोण ले लेते हैं। अब मेन लंबाई के सापेक्ष देखना, मेन लंबाई के सापेक्ष इसकी लंबाई में जो परिवर्तन है, चाहे ये मेन लंबाई है चाहे ये मेन लंबाई है, और ये जो डेल्टा है इसमें जो परिवर्तन है वो भी हमारी अपरूपण विकृति कहला रही है। तो जब किसी
सभी वस्तुओं के लिए होता है। जब किसी घन की एक पृष्ठ को स्थिर रखते हुए सम्मुख पृष्ठ पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है, बाह्य बल आरोपित किया जाता है, तो इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। देखिए मैंने केवल ये कहा है कि आकृति में परिवर्तन होता है, ये नहीं कहा है कि भुजाओं में परिवर्तन होता है या भुजा की लंबाई घट जाती है या बढ़ जाती है, ठीक है। परंतु भुजाओं की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए कि भुजाओं की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी एल है, ये भी एल है, और वो अंदर वाली जो भुजा है इस बोर्ड के लंबवत अक्ष है वो भी एल है। तो अभी से बात है कि जब इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आयतन में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, अर्थात जो आयतन है वो नियत रहता है। यानी कि आकार परिवर्तन हुआ है, हमारे पास आयतन में अभी तक कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब अपरूपण विकृति की बात करें, यदि प्रश्न AB को स्थिर रखकर CD पर बल F लगाया जाता है, CD पर बल F लगाया जाता है, तो CD पृष्ठ C डैश D डैश बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं। यानी इसकी जो विकृति हो गई, अब इसके सापेक्ष यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यदि AB के सापेक्ष CD थीटा कोण से विक्षेपित होती है, तो देखिए tan डेल्टा डेल्टा थीटा कोण से विक्षेपित हो रही है, tan डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। अब बात करें कि डेल्टा L क्या है, तो हम लोग जनरली समझ में आती है कि डेल्टा L जो है, ये जो डेल्टा L है वो इसकी लंबाई में परिवर्तन है, परंतु अभी अपन ने देखा कि इसकी लंबाई में हमने देखा था कि इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये जो डेल्टा L है ये AB के सापेक्ष CD का
डिस्प्लेसमेंट डेल्टा है ए बी के सापेक्ष सी डी का विस्थापन, कोणीय विस्थापन लिखूं मैं इसको तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोणीय विस्थापन यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब कुछ वस्तु ज्यादा कठोर होती है तो उनके लिए जो डेल्टा थीटा का मान है वो बहुत ही न्यून होता है। तो डेल्टा थीटा बराबर यदि बहुत ही न्यून होगा तो tan डेल्टा थीटा को मैं केवल और केवल डेल्टा थीटा ही लिख सकता हूं, और डेल्टा थीटा का जो मान है वो हमारे पास डेल्टा L के रूप में आता है। ये हमारे होती है अपरूपण विकृति। प्रतिबल और विकृति में संबंध, ये आज का लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। अभी तक हमने पढ़ लिया कि प्रत्यास्थता क्या होती है। प्रत्यास्थता के बाद में हमने देखा जो प्रतिबल है वो क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रतिबल के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, और इसी के साथ साथ एक हमने देखी विकृति, और फिर देखा विकृति का प्रकार। ये हमारा क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है और ये क्लियर है। आज का लास्ट टॉपिक है प्रतिबल और विकृति में जो रिलेशन है वो कैसा है। इस रिलेशन के लिए हम देख लेते हैं, जब हम किसी वस्तु को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो उस पर आरोपित बाह्य बल या जो अपरूपित बल है, अपरूपित बल के विपरीत दिशा में एक प्रतिबल जनरेट होता है जो एक निश्चित दिशा, निश्चित मान को बढ़ता है। मान लो ये इस निश्चित मान के बाद में इसमें कंटिन्यूटी आ जाती है, सीमांतता आ जाती है, ये बिंदु B है। इसके बाद में अगर हम उसे बढ़ाएं तो फिर वो टूट जाता है, ये बिंदु में D। तो इसके बारे में बात करें तो विकृति का मान बढ़ाने पर प्रतिबल का मान भी रैखिक रूप से बढ़ता है। पर कहां तक बढ़ता है? एक निश्चित बिंदु तक, वो कहलाती है प्रत्यास्थता सीमा। यह है प्रत्यास्थता सीमा। प्रत्यास्थता सीमा क्या है? अपरूपण प्रतिबल का अंतिम मान, अर्थात बाह्य बल लगाने पर जिस सीमा तक पदार्थ में वापस आने का गुण होता है, आने का गुण होता है, प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। इसके ऊपर यदि अगर हम इस मान को बढ़ाएंगे तो विरूपक बल
यदि हम बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिबल में वृद्धि नहीं होती और पदार्थ जैसा है वैसा ही मूल अवस्था में रहने लग जाता है। ठीक है, यही हम लिख देते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के ऊपर, प्रत्यास्थता सीमा के ऊपर विरूपक बल बढ़ाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट पाता। अभी अगर विरूपक बल और बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि विरूपक बल और बढ़ रहा है। प्रतिबल का मान वापस कम होना शुरू हो जाता है। यहां मैंने लिखा नहीं था, लिख देता हूं। ये प्रतिबल है और ये विरूपक बल। विरूपक बल नहीं है, ये प्रत्यास्थता सीमा, ये प्रत्यास्थता वाला। ठीक है, विरूपक बल अधिक बढ़ाने पर पदार्थ क्या हो जाता है, विरूपक बल अधिक बढ़ाने पर अपने जो प्रतिबल है, प्रतिबल वापस घटना शुरू कर देता है। और यदि अगर इसको बढ़ाएं और यदि अगर विरूपक बल को बढ़ाते जाएं और तो अंत में क्या होगा, जो पदार्थ है वो टूट जाता है। इसे कहते हैं विच्छेदन बिंदु। यानी विरूपक बल का वह मान जिस पर पदार्थ भंजित हो जाए, टूट जाए, वो क्या कहलाता है, विच्छेदन बिंदु या विच्छेदन विकृति कहलाता है। अब देखते हैं इसमें एक और चीज हमारे सामने आती है। आप लोगों ने देखा होगा मैदा, मैदा जब लोग लगाते हैं, कचौरी समोसे खाने का बहुत लोगों को शौक होगा। तो कचौरी समोसे खाने का आप लोगों को बहुत लोगों को शौक होगा। तो उसके बाद में जब आप उस दुकान पे जाते हैं तो वो मैदा लगाते हैं। मैदा लगाने के बाद में उसको गूंथते हैं। तो गूंथने के बाद में थोड़ी देर बाद वापस सिमट करके अपने मूल अवस्था में आ जाता है। ये गुण जो है वापस, अब वो भी देखा जाए तो अपन देख सकते हैं कि वो वापस वो इलास्टिक पदार्थ है, वो वापस मूल अवस्था में आ रहा है। हालांकि पूरी तरह नहीं आ पा रहा, फिर भी कुछ अवस्था तक अपनी मूल अवस्था में आ रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से जो हमने आज पढ़ा है इलास्टिक पदार्थ, परंतु गूंथने के बाद में उसका वापस मूल अवस्था में आने तक का जो लगा समय है, क्योंकि तुरंत तो वापस आ नहीं रहा, तो आने तक का लगा जो समय है वो कहलाता है विश्रांति का। ठीक है, तो हम कहते हैं कि विरूपक बल हटा लेने पर कुछ पदार्थ वापस मूल अवस्था में आने में कुछ समय लेते हैं।
क्या कहलाती है? ये समय परिच्छेदता कहलाती है विश्रांतिका। विश्रांतिका कहलाती है। और इसी के साथ इस लेसन का ये फर्स्ट पार्ट जो मैंने बनाया है वो कंप्लीट हो चुका। आपको जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर करें ताकि बीएससी के जो स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट हैं, उनको एग्जाम में हेल्प हो।